नमस्कार। आपने देखा होगा आज देश में हर नेता किसानों की बात कर रहा है। हर नेता की टाइमलाइन पर किसान दिखते हैं। ये मौसमी नेता हैं जो मौसम देखकर किसान किसान रटते हैं। मगर एक नेता ऐसा है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। किसानों के मुद्दे पर हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम की पड़ताल की और 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 10 भी नहीं 20 साल के टाइम पीरियड में मोदी ने किसानों के लिए क्या किया क्या नहीं किया, सारे आंकड़े चेक किए गए। पूरे प्रूफ के साथ यह कहा जा सकता है कि किसानों के लिए सबसे ज्यादा काम नरेंद्र मोदी ने ही किया है, तब भी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। किसानों के लिए मोदी आज भी काम कर रहे हैं जब वो देश के प्रधानमंत्री हैं। इसलिए सोशल मीडिया पर छपने वाली कुछ सुनी सुनाई बातों पर आप मत जाइए। तथ्यों के आधार पर तैयार की गई यह रिपोर्ट देखिए। कच्छ का भुज और बनासकांठा का डीसा, खेती और किसानी से नरेंद्र मोदी कितने जमीनी स्तर पर जुड़े हैं और मोदी ने किसानों का जीवन कितना बदल दिया है, यह समझना हो तो भुज और डीसा का एग्जाम्पल देखना चाहिए। मोदी ने खेती में सबसे पहले यही प्रयोग किया था। किसान ऐसा टॉपिक है जिसमें मोदी के खिलाफ सबसे ज्यादा अफवाहें उड़ाई गई। मोदी को बदनाम करने के लिए इंटरनेशनल टूल किट तक निकाले गए। अफवाह गैंग सिर्फ हवाई बातें फैलाता है। हम आपको ग्राउंड पर चलकर रियलिटी दिखाते हैं। कच्छ के रण में भी खेती हो सकती है, यह 20 साल पहले नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर लगता था। यहां न पानी था, न बिजली थी और ना ही खेती किसानी में किसी को कोई फायदा दिखता था। 2001 से पहले यह इलाका सिर्फ नमक की खेती के लिए जाना जाता था। 20 साल बाद 2021 में यहां खजूर, आम और अनार के हरे भरे बाग मिलते हैं। ड्रैगन फ्रूट भारत का फल नहीं, लेकिन गुजरात का कच्छ ड्रैगन फ्रूट उगाने में भी देश में नंबर 1 है। इन फसलों ने कच्छ के किसानों की आमदनी कई गुना बढ़ा दी है। कच्छ अपनी बागवानी के लिए परंपरागत रूप से काफी प्रख्यात था, लेकिन पानी की किल्लत की वजह से ये धंधा पूरी तरह बंद हो गया था। किसान माइग्रेट करना शुरू कर गए थे। लेकिन जब मोदी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने न सिर्फ ऐसी कंड्यूसिव योजनाएं बनाई बल्कि उसे इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट भी किया और उसका परिणाम ये हुआ कि कच्छ के किसान जो हैं आज वो ये ड्रैगन फ्रूट्स यानी जिन्हें अब कमलम कहा जाता है वो एग्जॉटिक फ्रूट भी यहाँ पे उगा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 2014 से पहले ये फ्रूट्स जो हैं इंडिया में इसको 100% इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन आज ये फ्रूट्स यहाँ के किसान, कच्छ के किसान एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए ये फर्क पड़ा है नरेंद्र मोदी की इनोवेटिव सोच का। कच्छ की तरह ही गुजरात का बनासकांठा भी सूखे की मार झेलता था। बनासकांठा के किसान किसी तरह 2 जून की रोटी भर फसल हो जाए तो उसी में संतोष कर लेते थे। उसी बनासकांठा में आज आलू, अनार, बेर, खजूर, केले और फूलों की खेती से किसान लाखों की कमाई कर रहे हैं। पानी की कमी वाले बनासकांठा में आलू की खेती, मोदी ना होते तो यह बस ख्याली पुलाव ही लगता। बनासकांठा का पालनपुर कभी हीरे तराशने का बड़ा सेंटर हुआ करता था। आज यहां के लोगों को हीरे की फैक्ट्रियों में काम करने से ज्यादा फायदा बागवानी फसल उगाने में दिखता है। मुझे बराबर याद है बनासकांठा के किसान मुझ पे बहुत नाराज रहते थे, गुस्सा करते थे, कभी कभी मेरे पुतले जलाते थे और फिर भी मैं हिम्मत करके उनके बीच जाता था और मैं उनको कहता था कि अगर बनासकांठा का भाग्य बदलना है तो हमें पानी बचाना पड़ेगा, बिजली के तार छोड़ने पड़ेंगे। किसान को बिजली नहीं पानी चाहिए, ये बात मैं उस समय बताता था, नाराजी मोलता था। लेकिन ये मेरा सौभाग्य है
कि वही बनासकांठा, वही मेरे बनासकांठा के किसान, उन्होंने मेरी बात को सर आंखों पे चढ़ाया और आज ड्रीप इरिगेशन में, टपक सिंचाई में, स्प्रिंकलर में पूरे गुजरात में नंबर 1 पर लाकर के खड़ा कर दिया। मैं उन सभी किसानों को, मैं आज उन सभी किसानों को सर झुका करके नमन करता हूं कि उन्होंने न अपना भाग्य बदला है, ऐसा नहीं है, उन्होंने आने वाली अनेक अनेक पीढ़ियों का भी भाग्य बदल दिया है। ये चेंज कैसे पॉसिबल हुआ? भुज और बनासकांठा में किसानों की किस्मत कैसे बदली? मोदी का रोल कितना रहा? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए इंडिया टीवी के अहमदाबाद ब्यूरो चीफ निर्णय कपूर बनासकांठा पहुंचे। क्या कोई ये कल्पना कर सकता था कि बनासकांठा जैसे सूखाग्रस्त इलाके का किसान भी 2 फसलें एक साथ उगा पाएगा, या पूरे साल में एक साथ 3-4 अलग अलग प्रकार की फसलों की बुआई कर पाएगा, उसका लाभ ले पाएगा? और ये पॉसिबल हो पाया, लेकिन कैसे पॉसिबल हुआ ये हम जानने की कोशिश करते हैं बनासकांठा के एक जो फॉरवर्ड लुकिंग किसान हैं उनसे। पार्थिव भाई नाम है आपका। पार्थिव भाई, ये बताइए कि ये पॉसिबल कैसे हो पाया? बनासकांठा में तो हमने देखा पानी का बड़ा ज़बरदस्त शॉर्टेज हुआ करता है, अभी भी इस साल भी बारिश बहुत कम है। हाँ, पानी का बनासकांठा में शॉर्टेज है ही है, लेकिन पिछले 20 साल से जो मैं बात करूं तो मोदी साहब जब यहाँ सीएम थे तब इन्होंने एक स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन में सब्सिडी देने का शुरू किया, तो बनासकांठा का फार्मर बिल्कुल अवेयर हो गया और तुरंत उसको इम्प्लीमेंट किया। इसकी वजह से क्या होगा, पानी का बचाव हो गया। जो पहले फ्लड से पानी देते थे, इससे हम मल्टीप्लाई 4 करें, इतना इरिगेशन सिस्टम हमने डेवलप करने से सरकार की जो सुविधा से ये हम इरिगेट कर रहे हैं पूरी लैंड को। ये हमें समझाइए आप रियल टर्म में, जैसे आपका खेत कितना बड़ा है और पहले फ्लड इरिगेशन जब आप करते थे ट्यूबवेल से पानी दे करके, तब कितना हो पाता था खेत में जुताई, और अब कितना आप कर पाते? हाँ जी, पहले जो फ्लड इरिगेशन था तब मेरा यहाँ 15 एकड़ ज़मीन को मैं पानी दे पाता था, और जब ये स्प्रिंकलर वाला आया तो 55 एकड़, ये जो है 55 एकड़ जो ज़मीन है मेरी, उसमें मैं उतने ही पानी से स्प्रिंकलर की वजह से 55 एकड़ को पानी में दे सकता हूँ। ड्रिप इरिगेशन यानी बूंद बूंद पानी का इस्तेमाल करके खेती, जहां पर पानी की कमी हो वहां हर बूंद अमृत के समान है। ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम बनासकांठा का भविष्य है। किसानों को यह सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने समझाया। 2004 में गुजरात में सिर्फ 50,000 हेक्टेयर जमीन पर ही ड्रिप इरिगेशन की खेती होती थी। आज गुजरात में 20 लाख हेक्टेयर जमीन पर ड्रिप इरिगेशन से बागवानी खेती हो रही है, यानी 17 साल में 40 गुना बढ़ोतरी। बनासकांठा ड्रिप इरिगेशन में सिर्फ गुजरात में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में नंबर 1 है। यह नरेंद्र मोदी के संकल्प से सिद्ध हुआ है। ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सुनने में अंग्रेजी शब्द लगता है, नरेंद्र मोदी ने इसे बिल्कुल आसान भाषा में गुजरात के लोगों को समझाया। मैं जरा मेरे किसान भाइयों से पूछना चाहता हूं, अगर आपके घर में 2 या 3, 5 साल का बच्चा हो और बीमार रहे, वेट नहीं बढ़ रहा है, दुबला पतला ही रहता है, ऐसे ही बैठा रहता है, कुछ खिलाओ तो खा लेता है, चेतना ही नहीं है शरीर में, और अगर मान लो कि आप उसको केसर के दूध से नहलाते हो, मध से नहलाते हो, काजू बादाम का लेप करते हो, उसकी तबीयत में फर्क पड़ेगा क्या? 10 बाल्टी दूध से नहला दो, केसर के दूध से नहला दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हर दिन 2-2 चम्मच दूध पिलाना शुरू करोगे तो धीरे धीरे फर्क आएगा कि नहीं आएगा? जैसे बालक को बाल्टी भर दूध से नहलाने से तबीयत में फर्क नहीं पड़ता है, वैसे हमारी फसल को भी कितना ही पानी से भर दो फर्क नहीं पड़ता है। अगर बूंद बूंद पानी उसको पिला लो तो फसल में रौनक आ जाती है। और इसलिए ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर, जब तक पूरे देश में
हम उस दिशा में आगे नहीं बढ़ते, हम पानी का व्यय नहीं रोक सकते और फसल की बर्बादी नहीं रोक सकते। सिर्फ बातें बनाने से काम हो जाता तो कोई भी कर लेता, लेकिन खेती किसानी में जमीन पर उतरना पड़ता है। नरेंद्र मोदी को किसानी की समझ इसलिए है क्योंकि मोदी ने वर्षों तक जमीन पर रहकर चीजों को समझा है। नरेंद्र मोदी सीएम बने तो 2004 में गुजरात ग्रीन रिवोल्यूशन कंपनी GGRC का गठन कराया। इसी कंपनी के जरिए ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम को आगे बढ़ाया गया। किसान को ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाने के लिए 70 से 80% तक सहायता दी गई। कम खर्च में ज्यादा आमदनी की गारंटी होने पर किसानों ने इसे खुशी खुशी अपनाया। एग्री फेस्टिवल के दौरान बिना किसी फॉर्मेलिटी के किसानों को ड्रिप इरिगेशन सिस्टम दिया गया। आउट ऑफ द बॉक्स सोच नरेंद्र मोदी की यह सबसे बड़ी यूएसपी है। पिछले 9 महीने से कुछ किसान इसी जिद पर अड़े हैं कि वो तो बस गेहूं की ही खेती करेंगे और सरकार को गेहूं ही बेचेंगे, जबकि नरेंद्र मोदी गुजरात के सक्सेसफुल एग्जाम्पल से ये दिखा चुके हैं कि फसल बदलने का प्रयोग करके भी आमदनी बढ़ाई जा सकती है। ये कोई संयोग नहीं कि मोदी के सीएम काल में गुजरात ने सालाना 10% का एग्रीकल्चर ग्रोथ हासिल किया। गुजरात में मोदी के सीएम बनने से पहले 39.92 लाख टन अनाज का उत्पादन होता था। मोदी सीएम की कुर्सी से पीएम की कुर्सी तक पहुंचे तब तक अनाज का उत्पादन बढ़कर 65.38 लाख टन पहुंच गया। मोदी से पहले गुजरात में प्रति हेक्टेयर 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता था। मोदी के समय प्रति हेक्टेयर गेहूं की उपज बढ़कर 30 क्विंटल हो गई। मोदी से पहले गुजरात में प्रति हेक्टेयर 15 क्विंटल धान का उत्पादन होता था। मोदी के समय धान की उपज बढ़कर 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गई। खेती और किसानी के प्रति मोदी की इनोवेटिव सोच के बारे में सबसे बेहतर वही बता सकता है जिसने मोदी के साथ बहुत क्लोज रहकर काम किया है। ऐसे ही एक अफसर हैं अनिल मुकिम, जो गुजरात के चीफ सेक्रेटरी भी रहे। उससे पहले वो 5 साल तक नरेंद्र मोदी के सीएमओ में प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे। फार्मर की प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। प्रोडक्टिविटी के लिए क्या जरूरत होती है? अच्छी सीड्स की जरूरत होती है, उपजाऊ मिट्टी की जरूरत होती है, पानी की आवश्यकता होती है और सही समय पे सही इनपुट्स फार्मर को मिले, सही एडवाइस फार्मर को मिले, उसके बाद उत्पादन होता है और उत्पादन के बाद प्रोक्योरमेंट होता है। तो ही स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग। उन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड का सिस्टम शुरू किया कि हर फार्मर, प्रत्येक किसान अपनी भूमि की के अंदर क्या पैदा सबसे अच्छा हो सकता है वो मिट्टी की जांच करें। जब शुरू में सॉइल हेल्थ कार्ड का कहा था तो शायद सभी लोग, कृषि विशेषज्ञ भी इसके कॉन्सेप्ट के इंपॉर्टेंस को शायद उस वक्त समझ नहीं पाए होंगे। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री के जितने प्रयोग हम आज देश में देखते हैं उसको नरेंद्र मोदी गुजरात में पहले ही टेस्ट कर चुके हैं। स्टेट लेवल पर रिजल्ट पॉजिटिव आया, तभी मोदी उसे नेशनल लेवल पर लागू कर रहे हैं। जमीन की तासीर बताने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड, कम पानी वाले इलाकों में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पानी से सब्जियों की खेती, खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए नदियों की इंटरलॉकिंग, किसानों को डायरेक्ट बिजली देने के लिए अलग फीडर लाइन और सेहत को लेकर सचेत लोगों के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग। जिस बारे में किसी ने सोचा भी नहीं उसे मोदी ने करके दिखाया। बहाने बनाने वाले अफसरों को टाइट करते हुए मोदी ने यह काम किया। तभी तो देश के बड़े बड़े कृषि विशेषज्ञों ने भी माना कि पंजाब और हरियाणा में अगर पहली हरित क्रांति लाल बहादुर शास्त्री ने कराई थी तो गुजरात में दूसरी हरित क्रांति नरेंद्र मोदी ने कराई। मोदी प्रधानमंत्री बने तो 2015 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और 2017 में पीएम सहज बिजली हर घर योजना शुरू की। बहुत कम लोगों को मालूम है कि मोदी ने इसका पायलट प्रोजेक्ट 1.5 दशक पहले ही गुजरात में लॉन्च कर दिया था। मोदी ने किसानों के लिए बिजली की अलग फीडर लाइन बनाकर उन्हें कम से कम 8 घंटे बिजली देना शुरू कर दिया था। काम मुश्किल था लेकिन मोदी ने मुमकिन कर दिखाया। अगर आप ओवरऑल मैक्रो लेवल पे एनालाइज करेंगे तो आपको लगेगा कि भाई खेती के लिए हम 9 घंटा दे रहे हैं, 10 घंटा दे रहे हैं या जितनी भी देर दे रहे हैं उतनी ही देर उनको जाएगी और सीधा आपका पेपर पे अरिथमेटिक हिसाब लग जाएगा। लेकिन अगर आप उसको और माइक्रो में जाएंगे कि नहीं, अगर मैं फीडर हम इनके अलग कर देते हैं और रोज बरोज की जरूरत के लिए हम लोग अलग फीडर से 24/7 देते हैं और खेती बाड़ी के लिए हम उत्पादन बढ़ा के उसको भी बढ़ाने का प्रयास करते हैं,
तो उसमें 24 घंटे मिलेगी और इसमें उत्पादन बढ़ा के प्रयास करके जितनी मैक्सिमम दे सकेंगे उतनी देंगे। लेकिन उससे गांव के जनजीवन पे कितना रेवोल्यूशनरी असर हुआ। तो ये सब चीजें कब की, जब आपको ग्राउंड रियलिटीज पता है और लोगों की समस्याएं पता है, तब आप उनका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। खेती को लेकर मोदी की सोच को समझना है तो 8 साल पहले का उनका एक भाषण आपको सुनाते हैं। मित्रों, आने वाले दिनों में ऑर्गेनिक फार्मिंग का महत्व बढ़ने वाला है। होलिस्टिक हेल्थ केयर, ये सारे दुनिया में एक नई सोच बनी है और समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग होलिस्टिक हेल्थ केयर को बल दे रहा है। जब समाज का बड़ा वर्ग होलिस्टिक हेल्थ और ऑर्गेनिक फार्मिंग का बढ़ रहा है, दुनिया के अंदर बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर का ऑर्गेनिक फार्मिंग उत्पादन का मार्केट पड़ा हुआ है। क्यों ना हम हिंदुस्तान के किसान, जो कि हमारी परंपरागत आदत है, भारत में किसान को ऑर्गेनिक फार्मिंग सिखाने के लिए कोई मेहनत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सदियों से गोबर का उपयोग करते हुए और सब अपने यहां सड़ी हुई चीजों का उपयोग करते हुए खेती करता आया हुआ है। सिर्फ उसको एक वैज्ञानिक अप्रोच देने की आवश्यकता है और ऑथेंटिक सर्टिफिकेशन सिस्टम खड़ा करने की आवश्यकता है। अगर हम पूरे देश में नेटवर्क खड़ा करते हैं कि जिसमें ऑथेंटिकली सर्टिफाई होगा, हाँ भाई इस खेत में कभी भी केमिकल उपयोग नहीं हुआ है, केमिकल फर्टिलाइजर नहीं हुआ है, पेस्टिसाइड उपयोग नहीं हुआ है, ये नेचुरल जमीन के द्वारा पैदावार की गई चीजें हैं और उसको हम सर्टिफाई करते हैं। मित्रों, मैं विश्वास से कहता हूं, जिस फसल की कीमत आज रुपया मिलती है, उतने ही डॉलर आपको मिल सकते हैं और हिंदुस्तान कृषि के क्षेत्र में भी एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा मार्केट पर कब्जा कर सकता है। ये सितंबर 2013 की तस्वीरें हैं, आज से 8 साल पहले की। तब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, मोदी का चुनावी कैंपेन भी स्टार्ट नहीं हुआ था। उस समय गुजरात के सीएम ने वाइब्रेंट गुजरात में ग्लोबल एग्रीकल्चर समिट कराया था। उसका मकसद जानते हैं क्या था? मकसद था गुजरात में खेती के लिए अपनाई जा रही तकनीकों को देश के साथ बांटने का और देश एवं दुनिया भर में हो रहे आविष्कारों को गुजरात में अपनाने का। बहुत कम लोगों को मालूम है कि खेती में इनोवेटिव सोच को आगे बढ़ाने के लिए मोदी ने 2005 में ही सालाना कृषि महोत्सव शुरू कर दिया था। मोदी का नारा था लैबोरेटरी टू लैंड। हर साल मई महीने में पूरे 1 महीने के लिए यह महोत्सव चलता था, जिसमें कृषि वैज्ञानिक खेती की नई नई तकनीक के बारे में आम किसानों को बताते थे। मोदी ने इसी कृषि महोत्सव के साथ कृषि रथ का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, जिसमें कृषि वैज्ञानिक राज्य की हर तहसील तक जाते थे। खेती में वैज्ञानिक सोच के बीज बोने का फायदा कैसे मिलता है, ये बात मोदी ने वर्षों बाद अपने मन की बात में बताई। जब हम साइंस की बात करते हैं तो कई बार इसे लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर लैब्स तक ही सीमित कर देते हैं, लेकिन साइंस का विस्तार तो इससे कहीं ज्यादा है। और आत्मनिर्भर भारत अभियान में साइंस की शक्ति का बहुत योगदान भी है। हमें साइंस को लैब टू लैंड के मंत्र के साथ आगे बढ़ाना होगा। उदाहरण के तौर पर हैदराबाद के चिंतला वेंकट रेड्डी जी हैं। रेड्डी जी के एक डॉक्टर मित्र ने उन्हें एक बार विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारियां और उसके खतरों के बारे में बताया। रेड्डी जी किसान हैं। उन्होंने सोचा कि वो इस समस्या के समाधान के लिए क्या कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने मेहनत की और गेहूं, चावल की ऐसी प्रजातियों को विकसित की जो खास तौर पर विटामिन डी से युक्त है। इसी महीने उन्हें वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा से पेटेंट भी मिली है। ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि वेंकट रेड्डी जी को पिछले साल पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। किसानों को खेती के लिए माकूल माहौल देने से कैसा कमाल होता है, ये कश्मीर में दिखता है। मोदी के विरोधी सेब किसानों के बर्बाद होने की भविष्यवाणी कर रहे थे। कश्मीर घाटी की ये लेटेस्ट तस्वीरें सबूत हैं कि मोदी सही हैं, विरोधी गलत साबित हुए। किसानों को भड़काने वाले मोदी के कुछ सियासी दुश्मन बहुत सारी बातें छिपा लेते हैं। पूरी बात बताने पर उनका एजेंडा खुल जाएगा, इसलिए वो सिलेक्टेड बातें ही बताते हैं और एंटी मोदी नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फैक्ट्स और फिगर मोदी के साथ हैं। 11 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपए का डीबीटी, बुजुर्ग किसानों को 3,000 रुपए की मंथली पेंशन, 7 करोड़ 20 लाख किसानों को फसल बीमा, 2.5 करोड़ किसानों को पीएम किसान क्रेडिट कार्ड।
एक साल में किसानों को 14 लाख करोड़ का कर्ज, 11 करोड़ 75 लाख किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड, 50 लाख हेक्टेयर खेत में पीएम कृषि सिंचाई योजना। किसी भी एक प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए उतनी योजनाएं नहीं चलाई जितनी नरेंद्र मोदी चला रहे हैं। अफवाहों पर मत जाइए, सही बातें गौर से सुनिए। हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलन जीवी। कानून लागू होने के बाद न देश में कोई मंडी बंद हुई है, कानून लागू होने के बाद न कहीं एमएसपी बंद हुआ है। ये सच्चाई है जिसको हम छुपा करके बातें करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। एमएसपी पर फैलाए गए भ्रम की सच्चाई क्या है, इसे दलहन के उदाहरण से समझते हैं। याद कीजिए, यूपीए 2 सरकार का वो दौर जब दालों की कीमतें आसमान तक पहुंच गई थी। देश में दालों का उत्पादन कम था, विदेश से दाल आयात करना महंगा था, जिससे महंगाई भी बढ़ रही थी और लोगों को प्रोटीन की कमी भी हो रही थी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 3 काम एक साथ किए। मोदी ने दलहन की एमएसपी बढ़ाई, इससे किसानों को दलहन की खेती बढ़ाने का प्रोत्साहन मिला। मोदी ने सिर्फ एमएसपी ही नहीं बढ़ाई, बल्कि एमएसपी पर दलहन की खरीद भी 75 गुना तक बढ़ा दी। यूपीए 2 के समय 5 साल में एमएसपी पर 645 करोड़ रुपए की दलहन खरीद हुई। मोदी सरकार के पहले 5 साल में एमएसपी पर 49,000 करोड़ की दलहन खरीदी गई। दलहन किसानों के हाथ में पैसा आया तो उन्होंने दलहन खेती का रकबा बढ़ाया, जिससे दालों का उत्पादन और बढ़ गया। कीमतें घटी तो आम आदमी की जेब को भी राहत मिली। दालों के इंपोर्ट का बिल कम हुआ और प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियों का खतरा भी खत्म हो गया। ये एक उदाहरण है जो बताता है कि मोदी सोचते कैसे हैं। कि दशकों का छलावा किसानों को आशंकित करता है, किसानों का दोष नहीं है। लेकिन मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, मैं मेरे किसान भाई बहनों को कहना चाहता हूं, और मां गंगा के घाट पर से कहना चाहता हूं, काशी जैसी पवित्र नगरी से कह रहा हूं, अब छल से नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है। खेती में समस्या है तो उसका सॉल्यूशन भी है। दूसरे नेता समस्या तो गिनाते हैं लेकिन सॉल्यूशन नहीं बताते। नरेंद्र मोदी की खासियत यह है कि उनको समस्या भी मालूम है और उसका समाधान भी पता है। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। हिंदुस्तान ने एक दौर वो भी देखा है जब यूरिया के लिए किसानों पर लाठियां चलती थी। सरकार यूरिया पर किसानों के लिए सब्सिडी देती थी, लेकिन सारा माल बिचौलिए हड़प लेते थे और ट्रक के ट्रक यूरिया ब्लैक मार्केट में पहुंच जाता था। मोदी ने नीम कोटिंग के एक सिंपल फॉर्मूले से यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दी। खेती किसानी से बड़ा भारत में कोई रोजगार नहीं। फसलों में वेरिएशन आएगा तो एग्रीकल्चर में रिवॉल्यूशन होगा। किसानों की आमदनी बढ़ेगी तो पूरे देश में खुशहाली आएगी। पिछले 20 साल से मोदी ऐसा लगातार कर रहे हैं। आज किसानों को लेकर सबसे ज्यादा हंगामा मचा लखीमपुर खीरी में। हमारे 2 रिपोर्टर लखीमपुर खीरी में पिछले 24 घंटे से मौजूद हैं और आप उनकी ग्राउंड रिपोर्ट को देखिए, आपको अपने जहन में मौजूद बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लखीमपुर खीरी में हिंसा क्यों हुई? कैमरे में क्या क्या दिखा? लखीमपुर खीरी का एक एक वीडियो देखिए, आप समझ जाएंगे कि हिंसा की टाइमलाइन क्या है। क्योंकि इस वक्त लखीमपुर के नाम पर सियासत बहुत गर्म है, पारा चढ़ा हुआ है, लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं, लेकिन सच तो कैमरे में रिकॉर्ड है और वही सबसे बड़ा सबूत है। देखिए, सबूत नंबर 1, गाड़ी पलट दी गई। सबूत नंबर 2, गाड़ी के ड्राइवर की लिंचिंग कर दी गई। सबूत नंबर 3, गाड़ी में आग लगा दी गई। ये तिकुनिया में ठीक उस वक्त की तस्वीरें हैं जब किसानों पर एक गाड़ी चढ़ी और फिर उसके बाद हिंसा शुरू। हादसे के बाद गाड़ी पलटी कैसे,
उसका एकदम नया वीडियो देखिए। जब गाड़ी पलट गई तो उसमें सवार कुछ लोग फंस गए और इनमें से एक था हरिओम मिश्रा। उसे घेर लिया गया, फिर उसको लाठियों से मारा जाने लगा। जिस व्यक्ति को मारा जा रहा था वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष का ड्राइवर हरिओम मिश्रा था। जीन्स और सफेद शर्ट पहने हरिओम मिश्रा सड़क किनारे गड्ढे में पड़ा हुआ था। अभी वो जिंदा था और फिर उसके सिर पर लाठी से एक जोरदार वार किया जाता है। इस एक हमले ने हरिओम मिश्रा की जान ले ली। ये लखीमपुर खीरी में हुई लिंचिंग का सबसे बड़ा सबूत है। अब दूसरा वीडियो देखिए। जिन लोगों को घेर कर मारा गया उनमें बीजेपी कार्यकर्ता श्याम सुंदर मंडल के साथ क्या हुआ वो देखिए। इस वीडियो के बाद श्याम सुंदर मंडल की जान ले ली। एक्सीडेंट कर दो गाड़ी से। इसने भेजा सिक्कों को तुमको मरवाने के लिए टैनी ने भेजा है ना जी? टैनी नहीं भेजा है जी। क्या कहा था टैनी ने? टैनी ने भेजा है, भीड़ लगी है, उसको देखो। एक्सीडेंट कर दो गाड़ी से। नहीं दादा ये नहीं, ये कहना है उनका। एक्सीडेंट कर दो भाई, मानो। दादा एक मिनट भाई, मारेंगे नहीं। दादा हम गाड़ी नहीं चलाते। किसानों को कुचले जाने के बाद बाकी लोग गुस्से में थे। उन्होंने उस महिंद्रा थार गाड़ी को आग के हवाले कर दिया जो किसानों के ऊपर चढ़ गई। ये गाड़ी केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा की थी। गाड़ी चलाने वाला हरिओम मिश्रा था। अफरा तफरी बहुत ज्यादा थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या गया। सब कुछ बस कुछ मिनटों के अंदर हो गया। लखीमपुर खीरी की इनसाइड स्टोरी समझनी है। किसानों पर चढ़ी गाड़ी से लेकर उसे जलाने की घटना और फिर लिंचिंग तक क्या क्या हुआ, इसकी डिटेल सिर्फ निष्पक्ष ग्राउंड रिपोर्ट से मिलेगी। सभी वीडियो की डिटेल इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, तभी लखीमपुर खीरी का सच सामने आएगा। इसीलिए लखीमपुर खीरी में हमारे दो रिपोर्टर रुचि कुमार और कुमार सोनू उस जगह पर पहुंचे जहां ये तमाम हिंसा हुई। लखीमपुर का ये तिकोनिया इलाका है और इस इलाके में ये थार है, जली हुई है, सारी सीट्स इसकी जल गई हैं। कल यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनको आना था। अजय मिश्रा का यहाँ गांव है, यहाँ से कुछ 5 किलोमीटर दूर पर, जहाँ दंगल हो रहा था जिसका समापन समारोह था। पहले केशव मौर्य को हेलीकॉप्टर से आना था, यहाँ हेलीपैड बनाया गया था। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अजय मिश्रा ने एक ऐसा बयान दिया था जिससे किसानों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी थी। उसका विरोध करने के लिए किसान यहाँ सुबह से जमा थे, इसलिए केशव मौर्य का कार्यक्रम बदला गया। वो गाड़ी से यहाँ पर आए, उनका रास्ता बदला गया, लेकिन किसान यहाँ पर थे। उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे चश्मदीद हमारे साथ हैं। क्या हुआ था उसके बाद? कल मैडम जब यहाँ से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और बड़ा शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चल रहा था, मैच काले झंडे दिखा रहे थे जो प्रजातंत्र का एक हम लोगों का मौलिक अधिकार है, तो सारा प्रोग्राम बिल्कुल सही सलामत समाप्त हो गया। तो जब हम लोग यहाँ से पलायन करने लगे, यहाँ से चल रहे थे और सबके हृदय में सतनाम श्री वाहिगुरु का वो उद्घोष चल रहा था। जब हम लोग चल रहे थे तो पीछे से अचानक ये मिश्रा जी के बच्चे जो गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे और पीछे उनके 2-3 गाड़ियाँ थी जिसमें असला भरा हुआ था, वो लोग एकदम से आए और उस चलते हुए लोगों को वो कुचलने लगे। और ये अगर कहा जा रहा है कि उसमें फलाना नहीं था और ढमाका नहीं था, ये बिल्कुल गलत बात है। उनमें वो बैठे हुए थे, नेतृत्व कर रहे थे। कौन बैठे थे? मिश्रा जी के लड़के थे, मनु, तो ड्राइव वही कर रहे थे और उसे उनके पास असला भी लगा हुआ था। और सबसे पहले फॉर्च्यूनर गाड़ी चल रही थी आगे, तो उसने सबसे पहले ठोका। उसके पीछे ये महिंद्रा थार गाड़ी थी, उसने ठोका। उसके बाद तो वो फॉर्च्यूनर कार आगे है, उसके बाद थार। अभी तक किसानों को गाड़ियों से रौंदने का कोई वीडियो नहीं आया है।
लेकिन ये सच है कि मरने वालों में 4 किसान शामिल हैं, जिनकी जान जाने के बाद ही हिंसा तेजी से फैली। यहाँ पर एक न्यायिक जांच आयोग बनाने की बात उठी थी, जिसको शासन ने सहर्ष स्वीकार किया है। क्योंकि हमें कोई फैक्ट छुपाना नहीं है, हम भी चाहते हैं कि सत्य जनता के सामने आए, इसलिए न्यायिक जांच आयोग पर भी शासन सहमत हुआ है और जल्दी ही इसका आदेश भी आ जाएगा। ये गृह राज्य मंत्री के बेटे के खिलाफ FIR कराई है किसानों ने? जी हाँ, उनके नाम है। जी हाँ। लखीमपुर में क्या हुआ, अब इसकी टाइमलाइन देखिए। शाम 3:45 बजे खबर आई कि लखीमपुर खीरी में सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष उर्फ मोनू मिश्रा ने किसानों पर कार चढ़ा दी। इसके बाद गुस्साए किसानों ने मोनू की 2 गाड़ियों में आग लगा दी। इस दौरान एक पत्रकार भी घायल हुआ, जिसकी बाद में मौत हो गई। गाड़ी आई है इनके टहनी के लड़कों की, काफी स्पीड में आई है, कुछ चलते हुए चली गई सब। दरअसल किसान आंदोलन बहुत दिनों से चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो राज्य मंत्री ने एक बयान दिया था उससे किसान नाराज थे और उसके विरोध में यहाँ प्रदर्शन हो रहा था। लेकिन शायद इन लोगों को भी अंदाजा नहीं था कि इस पूरे प्रदर्शन में 4 लोगों की जान चली जाएगी। सोनी है जो घायल हुए हैं, इनके पैर में पट्टी बंधी हुई है, क्या हुआ था? सांसद जी के लड़के तेज रफ्तार में आए, गाड़ियाँ चढ़ा के कुचलते हुए चले गए। हाँ जी, तो उसमें तेजेंद्र असरा लहराते हुए निकल गए। तो क्या क्यों गाड़ी चढ़ा दिया? हाँ जी, क्यों गाड़ी चढ़ा? काले झंडे दिखा रहे थे, रोष कर रहे थे। हमारे पीछे से गाड़ियां आई हैं, हम लोग के ऊपर चढ़ाई, हम तो खाली एक बित्ते की जगह हमारी बची है, नहीं तो मैं भी नीचे दब गया होता। बिल्कुल साफ बचे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा के जिस भाषण को लेकर विवाद हुआ था, वो करीब 20 दिन पहले का बताया जा रहा है। सामना करवा के हम आपको सुधार देंगे, 2 मिनट लगेगा। मैं केवल मंत्री नहीं हूँ, ये सांसद विधायक नहीं हूँ। जो विधायक और सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको ये भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूँ। और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया, उस दिन पलिया नहीं लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखिए। लेकिन घटना वाले दिन रात 8:30 बजे अजय मिश्रा का एक बयान आया। उन्होंने बताया कि उनके कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई है। जिन्होंने आक्रमण किया वो किसान नहीं थे, जिन्होंने आक्रमण किया वो किसानों के वेश में उपद्रवी थे। वो आपके लोग थे जो उपद्रवी थे। तो अब वो तो जांच में साबित हो जाएगा, जांच होगी, जैसे होगा जानकारी आ जाएगी। अगर हमारे लोग थे तो हमारे ही लोगों को मार दिया, हमारे ही लोगों की हत्या कर दी, हमारी ही गाड़ियां जला दी, हमारे ड्राइवर की हत्या कर दी। आपके कितने लोगों की हत्या हुई? अरे हमारे 3 कार्यकर्ता मारे गए, मेरा खुद का ड्राइवर मारा गया, मेरी गाड़ी को जला दिया, हमारे 10 कार्यकर्ता घायल पड़े हैं। पहले इनके कोई गाड़ियां आई थी तो उनको काले झंडे दिखाए गए थे। उन्होंने जाके बनबीरपुर में बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ किसान बहुत हैं, तो इस वहाँ पर सांसद जी नहीं आ सकते हैं और ना केशवराव मौर्य आ सकते हैं। तो मोनू ने कहा क्यों नहीं आ सकते, मैं अभी जाकर उनको हटाता हूँ। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के सच का दूसरा पहलू समझने के लिए कुमार सोनू उसी श्याम सुंदर मंडल के घर गए, जिसकी जान लेने से पहले उसका वीडियो बनाया गया था। श्याम सुंदर मंडल नाम के एक शख्स की भी मौत हो गई। ये वीडियो जो है, वो इस वीडियो में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये श्याम सुंदर मंडल है जो अपनी जान की भीख मांगता रहा, लेकिन इसकी इतनी पिटाई की गई, इतनी बुरी तरह मारा गया कि इसकी मौत हो गई। हमारे साथ श्याम सुंदर मंडल की बहन है पूनम बात करने के लिए। कहाँ गया था वो? दंगल देखने गए थे। वो कुछ नहीं, लड़ाई झगड़ा कर उनको मार पकड़ के तलवार से खान दिया। बीजेपी वालों के साथ किया था? हाँ, बीजेपी के वही सब गए थे, निखिल मेरा भाई पर गया। इस वक्त लखीमपुर खीरी में किसानों और सरकार के बीच समझौता होने के बावजूद पूरी सावधानी बरती जा रही है। भारी फोर्स इस वक्त लखीमपुर में तैनात है। अब आज की सबसे अच्छी खबर, अब देश का कोई भी कोना नहीं बचेगा जहां कोरोना की वैक्सीन पहुंचाई ना जा सके। दूर दराज के इलाकों में अब ड्रोन के जरिए पहुंचाई जाएगी कोरोना की वैक्सीन। ड्रोन से वैक्सीनेशन सेंटर्स तक टीके पहुंचाए जाएंगे। आईसीएमआर ने नागालैंड, मणिपुर और अंडमान निकोबार के दुर्गम इलाकों के लिए यह पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए आईसीएमआर के ड्रोन रिस्पांस एंड आउटरीच सिस्टम की शुरुआत की है। इसके बाद अब ड्रोन से वैक्सीन सेंटर्स पर टीके पहुंचेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने कहा कि यह दक्षिण एशिया में ड्रोन की पहली कमर्शियल उड़ान है, जिसमें 31 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 13 मिनट में तय की गई है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज भी जमानत नहीं मिली। आर्यन खान को 7 अक्टूबर तक हवालात में रहना होगा। आर्यन खान के खिलाफ क्या नए सबूत मिले हैं, एनसीबी ने क्या नए इल्जाम लगाए, कोर्ट के अंदर क्या क्या हुआ और क्यों आर्यन खान को बेल नहीं मिल पाई, इसकी पूरी डिटेल इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। आर्यन खान की इस तरह से किला कोर्ट में एंट्री हुई। आंखों में उम्मीद थी कि जमानत मिल जाएगी, घर जाने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, उनके दोस्त अब्बास मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को एक बार फिर से मुंबई के किला कोर्ट में सोमवार दोपहर को पेश किया गया। एनसीबी ने, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने तीनों लोगों की 11 अक्टूबर तक की कस्टडी मांगी। साथ ही यह भी बताया कि इनके साथ 5 लोग और जो गिरफ्तार हुए थे उनकी भी कस्टडी 11 अक्टूबर तक चाहिए। कोर्ट ने 7 अक्टूबर तक 8 आरोपियों की कस्टडी दे दी है। कस्टडी मांगते वक्त एनसीबी ने अदालत में दलील दी कि आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स तो नहीं मिला है, लेकिन उनकी फोन की जब जांच की गई है तो उसमें कई सारी ऐसी तस्वीरें, कई सारे ऐसे चैट्स और कई सारे ऐसे वीडियोस मिले हैं जो इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग से लिंक के तरफ इशारा करते हैं। साथ ही आर्यन खान के बारे में यह भी बताया गया कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, यानी कि ड्रग्स के खरीद में सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के बारे में पता चल रहा है उनके फोन से। यही वजह है कि उनकी कस्टडी चाहिए। आर्यन खान को 2 अक्टूबर की रात हिरासत में लिया गया था। 3 अक्टूबर को गिरफ्तारी हुई। 3 अक्टूबर को 1 दिन की रिमांड पर भेजा गया। 4 अक्टूबर को भी जमानत नहीं मिली। 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में रहेंगे। आर्यन खान को अगली 3 रातें अब एनसीबी लॉकअप में ही गुजारनी होंगी। क्यों आर्यन खान को बेल नहीं मिली? क्यों आर्यन खान को दोबारा एनसीबी कस्टडी में भेजा गया? क्यों आर्यन खान के वकील की तमाम दलीलें नाकाम रहीं? उसकी वजह है ये एनसीबी की रिमांड कॉपी, जिसमें क्रूज ड्रग्स पार्टी की पूरी डिटेल मौजूद है। इसमें आर्यन खान का नाम भी है, उन्होंने क्या किया और अब आगे एनसीबी क्या करने वाली है, सारी डिटेल मेंशन है। रिमांड कॉपी में लिखा है आर्यन खान को ड्रग्स के सेवन, खरीदने बेचने के आरोपों में गिरफ्तार किया गया। एनसीबी को आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट से कुछ सबूत मिले हैं जिन पर अभी और जांच की जरूरत है। इसके लिए आर्यन खान का कस्टडी में होना जरूरी है। हालांकि आर्यन खान ने सारे आरोपों से इनकार कर दिया है। आर्यन खान के पास से एनसीबी को ड्रग्स बरामद नहीं हुई, लेकिन उस दिन क्रूज में ऐसा क्या हुआ जो आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया? वहां पर हो क्या रहा था, यह हमने उन लोगों से जाना जो आर्यन खान के साथ उसी क्रूज पर मौजूद थे, जिन्होंने पूरा मामला अपनी आंखों से देखा। उस वक्त आप लोग क्रूज पर थे तो आर्यन खान भी वहाँ पर था। तो आर्यन खान थे और लाइन में लगे हुए थे वो हमारे साथ। हमने उनको लाइन में देखा है एंटर होते हुए, और वो नॉर्मल जैसे हम लोग एंटर हुए वो वैसे हमारे पास फोटो भी थी, पर अभी हमारा फोन स्विच ऑफ है। अच्छा, हाँ जी। आपने बताया आर्यन खान के साथ वहाँ पर कौन कौन लोग थे और क्या वहाँ पर किस तरह से? फ्रेंड्स थे, बहुत सारे लोग थे, फ्रेंड्स थे। वो नॉर्मल अपनी लाइन में खड़े थे। अगर कुछ ऐसा करना है तो क्यों ऐसी जगह जाएंगे, है ना? सीधे जाते हैं। या मुंबई के? दिल्ली। आप लोग दिल्ली से आए हैं। तो आप लोग ये क्रूज में, स्पेशल क्रूज पार्टी में शामिल होने के लिए आए थे? हाँ जी। आप लोग टिकट लिए थे? यस। हाँ जी। अच्छा, आप ये बताएं कि आप लोग फिर गोवा तक गए या नहीं, कोई गोवा नहीं है गया। अच्छा। जो एक न्यूज दिखा रहे हैं कि क्रूज चला गोवा, गोवा गया ही नहीं, क्रूज यही था। हम देखो बहुत रिस्पेक्टेबल फैमिली से, रेव पार्टी होती छुपी हुई पार्टी, ये ओपन क्रूज था, टिकट ली गई है। रेव का पार्टी कैसे हो सकती है, आप खुद सोचिए। अच्छा, अगर रेव पार्टी लग रहा है तो आर्यन खान क्यों जाएंगे, सोचिए। आपने आर्यन खान को वहाँ पर देखा तो सिर्फ लाइन में देखा था। हाँ, बस। इसके अलावा कोई पार्टी वगैरह वहाँ पर देखी थी आपने? नहीं, कोई पार्टी नहीं। तो बिल्कुल साफ तौर पर ये जो लोग हैं ये यहाँ पर देखिए दिल्ली से आए हैं। ये उसी क्रूज में शामिल होने के लिए आए थे जिस क्रूज में आर्यन खान और आर्यन खान के साथ जो मुनमुन और अरबाज शामिल थे। क्रूज पर ड्रग्स कहां से आई, कौन लाया,
किसके कहने पर ड्रग्स पार्टी का आयोजन हो रहा था? ड्रग्स रैकेट में और कौन कौन शामिल है? इतना नेक्सस कहां तक फैला है? हर एंगल से एनसीबी जांच आगे बढ़ा रही है। एनसीबी उन लोगों के घरों पर भी रेड कर रही है जिन पर जरा सा भी शक है। इतना तो साफ है कि आर्यन खान को जल्द इस केस से राहत नहीं मिलने वाली। अभी और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और क्रूज ड्रग्स पार्टी में अभी कई खुलासे बाकी हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।